गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। हम जो परसों आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपका प्रोग्रेस में था, ठीक है। और हम आज इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपके 23rd तक वाउचर तक कर दिया था। तो वाउचर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि वाउचर मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द मैनेजर, ठीक है। और ये जो है साइन करने के बाद में उससे हमें ये होता है कि किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना होता है। तो ये मैंने डिस्कस किया था। आज हम करते हैं जी डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब आपका क्या है? तो ये आपका है डिस्काउंट। इसको हम हिंदी के अंदर छूट बोलते हैं। और आप बाज़ार में देखते भी हैं कि आपकी जो सेल आती है तो आप कहते हैं कि सेल आई हुई है। सेल का मतलब ही आपका मीनिंग क्या है? डिस्काउंट से उसका आपका मतलब होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और डिडक्शन फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज़ ऑफ टू टाइप। यानी ये कह रहा है कि डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस, कि एक अलाउंस है ऑफर्ड बाय द सेलर, जो सेलर के द्वारा ऑफर किया जाता है, ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, कि जो सेलिंग प्राइस है गुड्स के उसमें से कुछ जो उनको जो अलाउ किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या किसी और कारण के लिए दिया जाता है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनी टाइप ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, ठीक है। आप इसको ऐसा बोल दो छोटी सी में, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन प्राइस कॉल्ड एज डिस्काउंट। कि आपकी जो वैल्यू है या आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में किसी प्रकार से कमी करना, वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। कि मान लीजिए आपका सेल पे भी जाते हैं, सेल पे क्या होता है कि आप जो 100 रुपीज़ वाली चीज़ जो है वो 80 रुपीज़ में ले जाएं, 20% आपका डिस्काउंट है। तो यानी उसका जो है सेलिंग प्राइस 100 था, 100 में से उसने 80 आपसे लिए, तो 20% उसका डिस्काउंट हो गया। तो यानी एक प्रकार से आपका रिडक्शन हो गया प्राइस के अंदर। यानी रिडक्शन इन प्राइस, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन प्राइस इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट है। तो ये डेफिनेशन छोटे से मैं अपने रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिस्काउंट जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो डिस्काउंट मे बी ऑफ टू टाइप, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। हम इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट, ठीक है। ये आपका कह रहा था ट्रेड डिस्काउंट, कि व्हेन ए डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज it is deducted in the invoice or cash memo itself from the gross value of the goods। यानी क्या हुआ कि when discount is allowed to the customer at a fixed परसेंटेज पे घटा दिया, तो वो आपका जो है कह रहा था डिस्काउंट। या यूँ कहूँ कि एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द सेलर टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन ए फिक्स्ड रेट, एक फिक्स रेट के ऊपर, चाहे वो कैश पेमेंट करे या ना करे, ठीक है, वो आपका जो है डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें आपका जो है यूँ मान लें, ये दिया क्यों जाता है? ये आपके सेल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। सेल बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कहता है कि इफ़ यू विल परचेज 2 शर्ट्स यू विल गिवन 1 एक्स्ट्रा, मीन्स यू विल रिसीव 3 शर्ट्स। तो आपके जो 2 शर्ट खरीदोगे
तो आपको 3 मिलेंगे, ये 2 के साथ में 1 फ्री आपको मिलेगी। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों किया? क्योंकि टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज सेल, सेल इंक्रीज करने के लिए होता है। आपका मूड एक ही खरीदने का था, पर आपने देखा कि एक और खरीदूं, 2 खरीद लूं तो मुझे 1 फ्री मिल जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि द सेल ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज्ड। इट मीन द ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस एट ए फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, फिक्स परसेंटेज के ऊपर उनको जो है दिया जाता है, 2 के साथ में 1 फ्री, 1 के साथ में 1 फ्री, या आप इतना खरीदोगे तो वो आपको इतना फ्री। कि अगर ये बोल दिया कि आप जो है 10,000 अगर माल 10,000 टन से अगर माल खरीदोगे तो आपको जो 2 टन आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ठीक है, या आप 10,000 का माल खरीदोगे तो आपको रेट जो है पहले लगता था मान लो 100 रुपीज़, अब आपको 80 रुपीज़ लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक प्रकार से सेल बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन देता है, और इसकी देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इन दी बुक्स। बुक्स के अंदर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हम करते ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट कहते इट इज़ टोटली फ्रॉड, ये झूठ है, ये ऐसा डिस्काउंट होता ही नहीं है, इट इज़ टोटली फ्रॉड। क्योंकि इसमें बिजनेसमैन झूठ बोल रहा है कि आपकी जो है 3 शर्टों की कीमत आपकी 300 थी, 100 रुपीज़ ईच शर्ट थी। उस बंदे ने क्या किया कि 2 शर्ट्स की वैल्यू ही 300 रख दी, 2 शर्ट्स की वैल्यू 300 रख दी। आप कहा कि जो 2 शर्ट्स खरीदेगा उसको 1 शर्ट फ्री मिलेगी, यानी 3 शर्ट्स हो गई, तो 3 शर्ट्स की आपकी वैल्यू 300 है। जब उस बंदे ने पहले ही 1 शर्ट की वैल्यू 100 रुपीज़ थी और उसने जानबूझ के जो है 2 शर्टों की वैल्यू 300 रख दी, यानी 50 रुपीज़ बढ़ा दिया, तो ये तो बेवकूफ़ बना रहा है कि वैसे शर्ट की कीमत जो 100 रुपीज़ थी और 2 शर्ट्स की कीमत उसने 300 कर दी, तो 3 शर्ट की तो वही 100 ईच बनी। तो आपकी जो गवर्नमेंट कहती है, टैक्स अथॉरिटीज कहती है कि टोटली फ्रॉड है, इस प्रकार का कोई डिस्काउंट जो है वो बुक्स में एंट्री करने के काबिल नहीं है, ये किसी प्रकार से टैक्स अथॉरिटी के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो इटसेल्फ जैसे माल हमने खरीदा उसी समय एंट्री कम हो जाएगी। मान लो हमने 10,000 का माल जो है वो खरीदा, उससे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, यानी आपका 2,000 ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो आपका यहाँ पर जो एंट्री है वो 10,000 के बजाय 2,000 घटा करके 8,000 की ही एंट्री होगी, यानी बुक्स के अंदर एंट्री केवल 8,000 की होगी, ना कि 10,000 की। क्योंकि 2,000 तो आपका डिस्काउंट है, वो कौन सा डिस्काउंट है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा किसी को भी, तो वो उस चीज़ का हकदार नहीं है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हर किसी बंदे को बिजनेसमैन देता है, हर किसी बंदे को देता है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही नहीं पड़ा, तो इसलिए वो जो है एंट्री करने के काबिल नहीं होता है। तो ये आपका है ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज दैट इज कैश डिस्काउंट। तो आपका कैश डिस्काउंट जो है वो क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। तो आपका दूसरा है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपका कौन सा हुआ कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, तुरंत पेमेंट करना। अब इसमें ऐसा हो सकता है, मान लो कि आपने जब 10,000 का माल खरीदा किसी से, अगले बंदे ने कंडीशन रखी कि अगर आप आज के दिन पेमेंट करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 7 डेज के बाद पेमेंट करोगे तो आपको 3% मिलेगा, अगर आप 10 डेज के बाद पेमेंट करोगे तो 1% मिलेगा, और अगर आप 10 दिन के बाद में करोगे यानी 11 डेज के में करोगे
तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 10,000 में 5% 500 हो गए। अब आपको पता है कि मेरे पास में पैसे आज पड़े हैं तो मैं जल्दी पेमेंट कर दूं, 500 तो मिलेंगे मेरे को। अगर आपको 2 दिन बाद में पैसे आ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको 3% डिस्काउंट, आपका 300 रुपये तो मिलेंगे, पेमेंट कर दूं। यानी आप कोशिश करेंगे पेमेंट करने की। इसका क्या हुआ, आप जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, इसका ये प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गई। तो ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है। और इसकी जो है एंट्री बुक्स में होगी, इसकी एंट्री बुक्स में होगी, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी कि बंदा कोशिश कर रहा है, कहीं से पैसे उठाएगा, ला करके देगा, जल्दी करेगा। तो यानी वो ये चीज़ जो है ऑब्टेन करने के लिए, डिस्काउंट ऑब्टेन करने के लिए एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर तो इसकी एंट्री बुक्स में होगी। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय द सेलर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ये आपके डिस्काउंट की हो गई थी कि डिस्काउंट मीन एनी टाइप ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस, एनी टाइप ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। किसी प्रकार से कीमत में छूट करना वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द सेलर टू इनहेंस द सेल, इनहेंस होता है बढ़ाना, to enhance the sale of the business and it is allowed at a fixed rate, ठीक, to every person, हर किसी को एक फिक्स रेट पे दिया जाता है। ठीक है, और इट इज़ नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जबकि कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर टू द कंज्यूमर फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट कर देगा इसके लिए उसको दिया जाता है। एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास में जो रिबेट, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास में है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या, रिबेट का मतलब भी छूट ही होता है। रिबेट का मतलब भी, वैसे तो हिंदी में तो उसको भी छूट बोल लेंगे, पर इसमें यहाँ पर छूट का मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, रिबेट, तो रिबेट की डेफिनेशन जो है, it is a reduction in value of goods sold allowed by the seller after the goods have been sold. It is allowed by the seller for the reason other than which trade and cash discount are allowed. For example, rebate may be allowed because of poor quality of goods sold or goods are not up to specification. बात समझ गए होंगे शायद कि आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट उनके कारण से जो छूट दी जाती है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑन दैट टू केसेस एनी टाइप ऑफ द डिस्काउंट इज गिवन दैट इज कॉल्ड एज रिबेट। इट मे बी फॉर द पुअर क्वालिटी, आपने माल कोई मंगवाया था, रेट जो उस माल के लग गए, माल भेज दिया घटिया वाला, घटिया वाला भेज देता, आप क्या कहेंगे कि भैया अपना माल वापस ले लो, इस रेट का है नहीं। अब वो क्या कहेगा, मैं आपको रिबेट दे दूंगा भाई, इसकी कोई बात नहीं है, मेरे को पता है गलती से हो गया कि ये आपका जो है 200 रुपीज़ पर मीटर वाला कपड़ा आ गया, और जबकि मैंने बिलिंग जो है आपको 300 मीटर की कर दी, तो मैं आपको 100 मीटर पर मीटर के हिसाब से आपको रिबेट दे दूंगा। ठीक है, तो रिबेट इज अलाउड बाय द सेलर अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका क्या रहता है, रिबेट। एंड इट इज जनरली अलाउड फॉर द पुअर क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क ऑफ द गुड्स, उनके लिए किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज दैट इज ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस पे पूरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर शायद 4 या 5 ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जीएसटी, जिससे तो आप अच्छी तरीके से आपको लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जीएसटी आपका क्या है कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एज इन मर्ज इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, यानी जीएसटी क्या है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स।
अब आप ये कहेंगे जी ये कौन सी समस्या खड़ी कर दिया आपने, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का कोई लफड़ा हो गया क्या? हाँ, टैक्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के टैक्स होते हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है कि आपके कईयों के पेरेंट्स हैं वो नौकरी करते होंगे और मार्च के महीने में आकर के आपने उनसे एक बात सुनी होगी और चिंता करते सुना होगा, क्या करें इस महीने तो खर्चा कम करना चाहिए क्योंकि अब की बार तो टैक्स कटेगा, तनख्वाह कम मिलेगी, या टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, या कोई एनएससी खरीदनी पड़ेगी, या कोई पीपीएफ में जमा कराना पड़ेगा ताकि टैक्स ना बचे, ना टैक्स ना कटे हमारा। इसका ना क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स के जेब से जो पैसा सीधा निकाला जाता है, डायरेक्टली आपके पेरेंट्स के जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी आपका इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी सीधा किसी आदमी से उसके कमाए हुए पैसे में से लेना, वो आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी किसी आदमी घर में पैसे पड़े और वो सरकार को हमें दे के आने पड़े, सरकार कहती पैसे दे इसमें से, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपने मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, तो मोबाइल रिचार्ज करवाते हो तो उसमें जीएसटी लगता है, सर्विस टैक्स लगता है उसमें। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप जो है कोई और चीज़ खरीदने जाएँ तो दुकानदार कहता है जीएसटी लगेगा इस पर इतना %, या जीएसटी मिला के इतना रेट है इसका, देख लो। इसका ये हुआ कि हम लोगों से टैक्स तो लिया है, हम लोगों से किसने लिया? दुकानदार ने लिया। दुकानदार से किसने लिया? आपके मैन्युफैक्चरर ने लिया। मैन्युफैक्चरर से किसने लिया? सरकार ने लिया। यानी डायरेक्ट ना होकर के टैक्स तो हमारी जेब से ही गया है, पर वो इनडायरेक्ट रूप से गया है। तो इस प्रकार के कई सारे टैक्स होते थे, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे। ठीक, तो आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी को मिला के एक ही कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। उसका नाम जीएसटी हो गया। तो ये सेंटर के लिए है तो उसका आगे सी वर्ड लग जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर स्टेट का है तो आगे लग जाएगा एस, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो यानी आपका जीएसटी जो है वो ऑल इंडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स has been merged into single tax known as GST. GST is paid at the time of a purchase. जब हम मान लो बिजनेसमैन है, जब हम माल खरीद के लेके आएंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, और जब हम माल आगे बेचेंगे तो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। तो दो कंडीशन हो गई आपकी, पेमेंट और कलेक्शन। तो पेमेंट जो हम करके आए वो तो पिछला बिजनेसमैन दे देगा ऊपर, और हम जो कलेक्ट किया है तो वो हम जितना पीछे पे करके कि हम तो अपने घर से देंगे नहीं, वो पिछला हमने जितना पे किया वो काट लेंगे और जो बाकी बचेगा वो बीच का डिफरेंस हम दे देंगे सरकार को। तो ये आपका क्या रहता है? जीएसटी। ठीक है जी, तो ये आपके उसमें जो है आपके 26 प्रकार की ये जो है आपके वैकैप्स थी। इसके अलावा कुछ और वैकैप्स हैं। ठीक है, कुछ अदर इम्पोर्टेंट है। एंट्री, जो मैंने आपको पहले बताई थी, एंट्री। एंट्री, अब एंट्री का मतलब क्या है? अब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं, एंट्री कहलाएगी ना। आप स्कूल में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम तो एंट्री कहलाएगी ना वो। ठीक है ना, कि व्हेन ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। कहता है कि जब ट्रांजैक्शन है या कोई इवेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो आपकी एंट्री कहलाती है। यानी आपने जब माल खरीदा, उस माल खरीदे को आप कहीं भी लिखते हैं तो एंट्री कहलाएगी। ठीक है, कि वो जो है आप जर्नल में लिखते हैं तो जर्नल एंट्री कहलाएगी, अगर आप किसी और बुक में लिखते हैं तो वहाँ पर उसकी एंट्री कहलाएगी। यानी व्हेन वी परचेज एनी गुड्स, और हम कहें कि व्हेन वी मेड एनी ट्रांजेक्शन, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एंड दैट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड समवेयर, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। और वो ट्रांजेक्शन हम जहाँ भी एंट्री करते हैं, जहाँ भी लिखते हैं, वो आपकी एंट्री कहलाती है। ठीक है जी, बैड डेट्स उसके बाद में है बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है? बैड मैंने गंदा और डेट मैंने डेटर। ठीक है, डेटर मैंने देनदार, जो हमने कल डिस्कस किया था ट्रेड रिसीवेबल में। तो डेट आपका जो है गंदा देनदार। अब गंदा देनदार क्या होता है? गंदे का ये था नहीं को नहा के नहीं आया, हम उससे बात से मतलब नहीं हमारा। अब गंदे का मतलब होता है देनदार होता है जो, हाँ, जो पैसा होता है। बिल्कुल सही बात आपकी, कि जो आपका बैड जो डेट्स होता है, गंदा जो देनदार होता है वो होता है हु इज़ नॉट पेइंग टू यू।
जो आपको पेमेंट नहीं करता, वो आपका क्या रहता है, बैड डेट्स। ठीक है, यानी आपने जो यू है सोल्ड ए मटेरियल टू समवन एंड ही इज नॉट पेइंग टू यू, मीन्स ही हैज डिनाइड टू पे यू, तो आपका लॉस हो गया, तो वो आपका क्या रहता है, बैड डेट्स। तो डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट दैट हैज़ बीन इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर, जो डेटर से इररिकवरेबल है यानी वो मिल ही नहीं पा रहा, तो वो आपका कहलाता है जी बैड डेट्स। ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये आपका एक लॉस है, आपका एक एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट 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 को या हिंदी में दिवालिया बोल देते हैं जिसको। ठीक है, यानी आपका जो है दिवालिया बोलते हैं। दिवालिया कौन होता है, द पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू पे देयर लायबिलिटी, एक आदमी जो कि अपनी लायबिलिटी नहीं दे पा रहा है, वो आपका दिवालिया कहलाता है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब जो है कई बार हम इसको बोलते हैं कि आपके जो भी बिजनेसमैन हैं, जिनके परिवार जो अग्रवाल फैमिलीज से हैं या जो लंबे समय तक बिजनेसेस में हैं, तो आपने घरों में कई बार सुना होगा कि उस आदमी की तो पिप्पी पिट गई, वो पिप्पी पिटना भी दिवालिया बोलते हैं। या बोलते हैं उन्होंने, उस दुकानदार ने तो अपने बाट पीले कर दिए, बाट जो होते हैं बट्टे होते हैं कि बाट पीले कर दिए, तो वो का मतलब क्या है कि वो भी दिवालिया हो गया। कि मैनी एनी बिजनेसमैन और एनी एंटरप्राइजेज हु इज नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेट्स दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट, कि जो अपने जो है डेट्स पे नहीं कर पा रहा है, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज सोलवेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट का उल्टा है सोलवेंट। अब ये सोलवेंट आपका केमिस्ट्री वर्ड है नहीं भाई, अभी आप केमिस्ट्री वाला सोलवेंट बोल दो कि जो पानी में घुल जाए वो सोलवेंट होता है, वो वाला नहीं है। सोलवेंट का मतलब होता है द पर्सन और एंटरप्राइजेज हु इज इन पोजिशन टू पे हिज डेट्स, जो अपने लायबिलिटी का डेट्स को टाइम पे, डेट्स का मतलब यहाँ पर लोन भी होता है, कि जो अपने लोन को टाइम पे कर दे, तो वो आदमी आपका कहलाता है सोलवेंट। ठीक है, तो ये आपका सोलवेंट है। अभी जो है पूरा तो नहीं हो पाएगा चैप्टर, ये हम कल ही करेंगे, क्योंकि आज करूँगा तो पूरा भी नहीं होगा, टाइम भी आपका पूरा हो जाएगा, तब तक दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम इतना ही करते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप मेरे से पूछना चाहें इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री नाउ। आप जो है आपके उसमें टाइम है, कोई कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो हर क्लास में जो 10 मिनट्स का टाइम हमें मिलता है कि आप लोगों से बातचीत करने का, कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जिन बातों को हमारे को बताएं या अपनी प्रॉब्लम ले लें। ठीक है, तो आप पूछिए अगर किसी को दिक्कत है तो। चलो नहीं है, ठीक है जी, फिर हम कल फिर मिलते हैं।